एवरीवन। आज मैं आपको 2020 में रिलीज ड्रामा थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी का नाम है सेंटीग्रेड। इससे पहले हम एक्सप्लेनेशन शुरू करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आज मैं जो मूवी आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये एक ऐसे कपल की स्टोरी है जो कि नॉर्वे स्मॉल बुक टूर के लिए जा रहे होते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक ऐसी सीन दिखाई जाती है जिसमें एक कार बर्फ से ढकी होती है। नायोमी नामी लड़की जब उठती है तो देखती है कि उनकी कार पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। वो गाड़ी के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है बट नहीं खुलता है। नायोमी अपने हस्बैंड मैट को उठाती है। मैट कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी पूरी तरह से बर्फ से ढकी होती है तो गाड़ी स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं था। नायोमी 8 महीने की प्रेग्नेंट होती है जिससे वो पैनिक होने लगती है क्योंकि वो जल्द ही बेबी डिलीवर करने वाली थी। मैट उसे शांत कराता है। जब वो पीछे का दरवाज़ा खोलता है तो हम देख सकते हैं कि नायोमी उसे इन सब के लिए ब्लेम करती है। अगर हम 1-2 घंटा और चल लिए होते तो हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते। इस तरह से हमें बीच रास्ते में बर्फ़ के नीचे ना फंसना पड़ता। मैट कहता है कि आधी रात को बर्फीले तूफान के बीच में चलते रहना खतरे से खाली नहीं था। खैर, अब हमारे लड़ने का क्या फ़ायदा, जो होना होता है वो तो होकर रहता है। तो बहस करने की बजाय उन्हें कोई सलूशन ढूंढना था। नायोमी अपने फ़ोन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन हमेशा की तरह कोई सिग्नल नहीं होता है और बैटरी भी 50% चार्ज होती है तो उन्हें बैटरी को सेव करना था इन केस की सिग्नल बेटर हो जाए। इस परेशानी के आलम में न जाने उस प्रेग्नेंट औरत पर क्या बीत रही होगी। मैट उसे जोक सुनाता है ताकि उसकी वाइफ कंफर्टेबल फील कर सके। अचानक मैट को याद आता है कि एक किराएदार आदमी ने उसे किट दिया था जो कि अभी भी उसके साथ कार में है। मैट इधर उधर अपनी कार में तलाश करता है तो उसे एक ब्लैंकेट, कैंडल और कई आइटम्स मिलते हैं। बाहर बर्फ का तूफान और भी तेजी से बढ़ रहा था। उनके पास ट्रिप का बचा हुआ खाना था। उन्हें नहीं पता होता है कि वो कब तक इस तरह से फंसे रहने वाले हैं, इसलिए वो थोड़ा ही खाते हैं। वो इस उम्मीद में थे कि वो बीच रोड पर है इसलिए कोई गाड़ी वहाँ से जाएगी तो मदद के लिए कहेंगे, लेकिन बाहर बहुत ही तेज़ी से बर्फ़ गिर रही होती है। उनके पास 12 ही दिन का खाना होता है। सिचुएशन को और ख़राब होता हुआ देखकर नायोमी ग्लास तोड़कर बाहर निकलने के लिए कहती है बट मैट मना कर देता है क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि बाहर का मौसम कितना ख़राब है। कार अभी सबसे सेफ जगह है। बाहर जाकर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और ये उसका सबसे समझदारी वाला डिसीजन होता है क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी को इस तरह बर्फ के तूफान में चलना एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। बट नायोमी उसकी एक नहीं सुनती है जिससे दोनों में फिर आर्ग्यूमेंट होने लगता है। 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन बाहर का टेम्परेचर खराब से खराब होता जा रहा था। खाना जल्दी ही खत्म होने वाला था तो मैट कम खाना खाता है और अपनी वाइफ को ज़्यादा देता है क्योंकि उसे मैट से ज़्यादा खाने की ज़रूरत थी। लेकिन उसकी वाइफ ज़रा केयरलेस भी होती है। वो बॉटल से पानी पीकर बॉटल ऐसे ही खुला रख देती है जिससे मैट का हाथ लगने से पानी गिर जाता है जब वो सो रहा होता है। और एक बार फिर उनमें आर्ग्यूमेंट होने लगती है क्योंकि बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। उनके लिए एक एक पानी का बहुत कीमती था। तभी उन्हें बाहर से किसी के फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई देती है। वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं बट उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब जबकि उनके पास कोई उम्मीद नहीं होती है, वो ऐसी जगह फंसते हैं जहाँ किसी का आना जाना दुश्वार है। नायोमी डेस्परेट हो जाती है जबकि मैट उसे शांत कराता है, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 7 दिन हो गए हैं। उनके पास खाने की अशिया भी खत्म होने लगती हैं। मैट कैंडल से विंडो खोलने की कोशिश करता है जबकि नायोमी अकेली बेबस सोई होती है और अपने फ़ोन को इधर उधर कर रही होती है। तभी फ़ोन गिर जाता है और बैटरी निकल जाती है। नायोमी बैटरी फिर से लगाती है और फॉर्चुनेटली फ़ोन में सिग्नल आ जाता है। नायोमी फ़ौरन अपने डैड को फ़ोन करती है और बस रोती रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। मैट गुस्सा हो जाता है कि जब उसके पास कॉल सर्विस थी तो उसे बताना चाहिए था जिससे वो उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन बताता, बिकॉज ऑब्वियसली बिना लोकेशन के उन्हें ढूंढ पाना इज रियली डिफ़िकल्ट। नायोमी की सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं तो वो लेटर लिखने का कहती है इन केस कि अगर उन्हें कुछ हो जाए, जिसे सुनकर मैट इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे अभी भी भरोसा होता है कि वो यहाँ से ज़रूर निकलेंगे।
तभी वो एक स्नो हटाने वाली गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं जो वहाँ से जा रही होती है। वो मदद के लिए चिल्लाते हैं बट गाड़ी उन्हें नोटिस किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। 15 दिन गुजर चुके हैं, उनके पास पानी खत्म हो जाता है तो मैट विंडो से बाहर कुछ बर्फ लेता है ताकि वो उसे पिघलाकर पी सके। रात में नायोमी को घुटन और अजीब पेन होने लगता है। जब वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो विंडो को तोड़ने लगती है जबकि मैट सो रहा होता है। वो आवाज़ सुनकर उठ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। मैट को समझ आ जाता है कि बेबी के डिलीवरी का टाइम आ गया है। वो दोनों डरे होते हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी इतनी नॉलेज नहीं होती है। अपने हस्बैंड की मदद से भी नायोमी को बेबी को पुश करने में डिफ़िकल्टी होती है। बड़ी ही मुश्किल से वो एक प्यारी और मासूम सी बच्ची को जन्म देती है। इतनी बड़ी मुसीबत और तकलीफ में होने के बावजूद भी कपल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो अपनी प्यारी सी बच्ची का नाम ओलिविया रखते हैं। 20 दिन गुजर चुके थे, उनके पास पहले से ही खाना कम था तो मैट अपना फूड अपनी वाइफ को देता है क्योंकि उसे बच्ची का भी ख्याल रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब बच्ची को भी खाने की ज़रूरत है। फ्रीजिंग टेम्परेचर और कम खाना खाने की वजह से मैट की कंडीशन खराब होने लगती है। वो अपनी कोट अपनी बच्ची को दे देता है जो कि उसे ठंड लग रही होती है और मैट बिना कोट के ही सो जाता है। अगले दिन नायोमी मैट से पानी के लिए कहती है लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। नायोमी देखने उसके पास जाती है, उसे लग रहा होता है कि वो गहरी नींद में सो रहा है। तभी नायोमी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसको उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसने उस इंसान को खो दिया जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और ओलिविया ने एक ऐसे लविंग फादर को खो दिया, शायद उस जैसा प्यार उसे कोई ना दे पाए। अपने हस्बैंड के बिना नायोमी बिल्कुल बेबस हो जाती है। उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाने को तैयार हो जाती है। एक रात नायोमी गाड़ी के गुजरने की आवाज़ सुनती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है जिससे वो बहुत ही दुखी हो जाती है। बेचारी बच्ची भूख के मारे रोने लगती है तो नायोमी उसे दूध पिलाने के लिए भागती है बट चूँकि वो कुछ नहीं खा रही होती है तो बच्चे को खिलाना इम्पॉसिबल है। वो गाड़ी में पड़ी चीज़ों को खाती है जिससे फाइनली वो मैनेज कर लेती है। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि खाना और पीना अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। स्टिल वी डोंट अंडरस्टैंड, फिर भी हम नाशुक्री करते हैं। नायोमी अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के पास से सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज 24 दिन होने वाले हैं। तभी कार के अंदर सनलाइट आती है और नायोमी के ऊपर जब पानी की एक बूंद गिरती है तो वो उठ जाती है। उसे रियलाइज़ होता है कि बर्फ़ सनलाइट की वजह से हल्का हो गया है और अब पड़ जाना पॉसिबल है। बिना किसी ताख़ीर के वो बर्फ़ को कार से हटाने लगती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है जब वो इतने दिनों बाद एक बार फिर आसमान देखती है। अपने बेबी को अपने पेट से बांधती है और जाने से पहले ना चाहते हुए अपने हस्बैंड को गुड बाय कहती है। चलना शुरू करती है जबकि उसको डायरेक्शन और लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता होता है। नायोमी अपने बच्चे के साथ घंटों चलती रहती है यहाँ तक कि रात होने लगती है और एक बिल्डिंग को देखकर निहायत ही खुश होती है। फिल्म इसी टेक्स्ट के साथ खत्म होती है जिसमें लिखा होता है कि नायोमी और उसके बच्चे को पास के लोकल हॉस्पिटल में ले जाया गया। नायोमी आज भी जिंदा है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें।